हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस यहां पर मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। ये सॉल्यूशंस होंगे कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 2, यानी कि उसका नाम क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं कि हमारी पुस्तक के पीछे क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको आपकी बुक के पीछे जो मिलेंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, 2 होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रकार का क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है उनका नुकसान होना, है ना, क्या उनका नुकसान होना, क्षरण हो जाना या उनका कम हो जाना। मतलब नुकसान की जगह हम अगर ऐसा कह दें कि उनकी संख्या में कम होना, उनकी वृद्धि ना हो पाना प्रॉपर तरीके से, वो अपने प्राकृतिक आवास पे ना पाए जाएं, उनकी संख्या लगातार घटते जाना, तो ये ह्रास कहलाता है। तो इसमें बताना ह्रास का कारण नहीं है, बताना है। कारण है वो एक अलग चीज है, कारण नहीं है पर बात करनी है। तो कारण नहीं है क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है कृषि प्रसार के बारे में बात करनी है। तो क्या कृषि प्रसार जो है वो वनस्पति जात का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार तो वनस्पति जात का एक कारण है। क्यों? क्योंकि जब आप कृषि के लिए प्रसार करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? वन को काटना पड़ता है। और वन को जब आप काटते हैं, है ना, वन को काटना पड़ता है। जब आप वन को काटते हैं तो वन के काटने से क्या होता है? वन का क्षय होता है, वन का नाश होता है। और वन के नाश होने से तो वन तो एक अपने आप में ये क्या है? वनस्पति जात हो गया। तो वनस्पति का नुकसान हो गया और वन के अंदर ही रहते हैं आपके प्राणी जात। तो वन के नाश से आपको क्या नुकसान हो जाता है कि भाई वनस्पति, और साथ में किसका कह दें हम? साथ में अगर हम बात कर दें कि प्राणी, इन दोनों का नुकसान होता है। क्योंकि वनस्पति को तो आपने सीधे वन के तौर पर काट दिया, ये प्राणी रहते कहां है? इसी वन के अंदर रहते हैं। तो ये वाली बात तो सही हो जाएगी, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इसको अपन साइड में रखते हैं, 2 ऑप्शन और पढ़ते हैं, फिर हम कैलकुलेशन पर आएंगे सही क्या है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, इन विकास परियोजनाओं के चक्कर में भी वनों को काटा जाता है ना, पर्यावरण के साथ छेड़खानी की जाती है, जिनका नुकसान किस पर पड़ता है? प्राणी जात और वनस्पति जात पर पड़ता है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो शहरीकरण जब आप करेंगे तो शहर करने के लिए आपको फिर से जगह चाहिए, तो फिर वन का नाश करेंगे। औद्योगिकरण में आपको उद्योग लगाने हैं तो आप यहां पर वन का नाश करेंगे। दूसरा, शहरीकरण और औद्योगिकरण से प्रदूषण होगा, प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, जंगलों को नुकसान पहुंचाएगा, अलग अलग तरह की चीजें होंगी। जैसे कोई आपने कोई पेट्रोल का कोई चीज बनाई है, आग लग गई, जंगल में फैल गई, तो ऐसी घटनाएं यहां पर होंगी। तो ये तो ह्रास का कारण होंगे। पशुचारण इतना ह्रास का कारण नहीं होगा। और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ईंधन लकड़ी एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यही सही है। ईंधन लकड़ी एकत्र करने की बात तो हम पेड़ काट कर नहीं करते, जंगल में जाते हैं, टहनी काटनी, कुछ पड़ी मिली उनको हम इकट्ठा करके लेके चले आए, तो पशुचारण हो गया और ईंधन लकड़ी को एकत्रित कर लिया। इनसे हमारे प्राणी जात और वनस्पति जात को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका है? संरक्षण मतलब बचाना, है ना, उनको बढ़ाना या बचाना, बचाकर उनको क्या करना? बढ़ाना। अपन ये कह दें कि बचाकर क्या करना? बचाकर उनको बढ़ाना। तो इसमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? मतलब समुदाय का मतलब क्या होगा कि जो लोगों के समुदाय हैं उनकी सीधी भागीदारी नहीं करता। पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन जीव पशु विहार परसीमन। तो संयुक्त वन प्रबंधन ये करता है, इसमें लोग और सरकार मिलकर काम करते। बीज बचाओ लोगों के द्वारा चलाया गया, चिपको लोगों के द्वारा चलाया गया, मतलब इसमें लोगों की भागीदारी है। तो वन्य जीव पशु विहार का जो परसीमन में है, जिसके तहत हमने क्या किया? नेशनल पार्क बनाए हैं, सेंचुरीज बनाई है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए हैं। तो इनके परसीमन में लोगों से नहीं पूछा गया है। बनाने के बाद कई सारी जगह जो समुदाय रहते हैं उनको आजादी दे दी गई है, तो यहां पर परसीमन में इनसे नहीं पूछा गया। ये क्या है? इसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्राणियों और पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग के साथ मेल करना है।
आपके सामने दो ऑप्शन है या दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में जानवर या पौधे हैं, दूसरे में अस्तित्व वर्ग है। आपको बताना है काला हिरण का संबंध किससे है, एशियाई हाथी का संबंध किससे है, अंडमान जंगली सुअर का संबंध किससे है, हिमालयन भूरा भालू किससे संबंधित है, और गुलाबी सिर वाली बतख का संबंध किसके साथ है। इनको आपको जोड़ना है कि इनमें से क्या क्या हो सकती हैं। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले जो काला हिरण है वो संकटाग्रस्त है। काला हिरण मतलब आप समझते हैं ना कि एक एक्टर के ऊपर काले हिरण के शिकार का केस हो गया था, ये है ना। काला हिरण क्या है, ये क्या हो गया आपका, संकटाग्रस्त है, मतलब इनकी संख्या बहुत कम है, ये कुछ दिनों में विलुप्त हो सकते हैं। एशियाई हाथी, तो एशियाई हाथी को आप देखेंगे तो ये सुभेद वर्ग के अंतर्गत आएगा। तीसरे पर बात करें कि अंडमान जंगली सुअर, ये स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आएगा, ये स्थानिक हो जाएगा। फिर बात की जाए हिमालयन भूरा भालू, है ना, तो हिमालयन भूरा भालू किसके अंतर्गत आएगा, तो इसको आप देखेंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो हिमालयन भूरा भालू मतलब चौथे का बी, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्लभ प्रजाति है, कम दिखती है। और गुलाबी सिर वाली बतख, ये क्या हो गई है, लुप्त होने की कगार पर है या लुप्त हो गई है, उसको हमने गुलाबी सिर वाली बतख कहा है। ये आपने इनको सबको पढ़ा होगा, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा जानवरों का, तब आपने इन सब के बारे में जाना होगा, इनके बारे में जानकारी ली होगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित का मेल करें। आपको बताना आपके सामने ये 3 चीजें हैं और इनका 3 चीजों के साथ मेल करना, आरक्षित वन का, रक्षित वन का और अवर्गीकृत वन का आपको मेल करना है। तो ये वनों का जब प्रकार बांटा गया या वन और वन्य जीव संसाधनों को जब विभाजित किया जा रहा था तो 3 कैटेगरी से किया गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित का मतलब क्या है, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, यह है क्या। वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है। तो आरक्षित वन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आरक्षित वन का हो जाएगा बी। रक्षित वन की कैटेगरी क्या जाएगी, तो रक्षित वन होगा वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जा सकती है। और आवर्गीकृत का मतलब क्या हो जाएगा, तो आवर्गीकृत का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। जवाब भी मिला लेते हैं, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए। बिल्कुल हमने सही जवाब मिलाए हैं, इसी तरीके से हमें इनको मिलाना था। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, तो यहां पर हमें इनके प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों के अंदर देना है। ठीक, 30 शब्दों के अंदर हम इनके उत्तर को देंगे। क्या है जैव विविधता, क्या है और यह मानवीय जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप शब्द को समझिए कि इसमें जैव की बात आ रही है और विविधता की बात आ रही है। आप इन 2 शब्दों से समझ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैव का मतलब क्या हो जाता है, तो जैव के मतलब की अगर हम बात करें, केवल अगर हम इस शब्द को लेते हैं जैव बस को, तो जैव का मतलब कौन है, क्योंकि जैविक चीजें मतलब इसमें वनस्पति भी आ जाएगी और प्राणी भी आ जाएंगे। वनस्पति में हर प्रकार की वनस्पति आ जाएगी, छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ तक। प्राणी में सभी प्रकार के जीव आ जाएंगे, तो ये प्राणी हो जाएगी। अब वनस्पति और प्राणियों में विविधता, विविधता का मतलब क्या है, इनके विभिन्न प्रकार। विविधता का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार, है ना। क्या हो जाए, विभिन्न प्रकार। जब ये विभिन्न प्रकार एक ही जगह पाए जाएंगे, किसके, वनस्पति और प्राणियों के विभिन्न प्रकार या विभिन्न प्रजातियां। प्रकार को अपन क्या कह देते हैं, यहां पर प्रजाति भी कहलाती है। तो विभिन्न प्रकार और प्रजातियां जब एक जगह पाई जाती हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं हम जैव विविधता। क्या कह देते हैं, जैव विविधता। क्योंकि वहां पर क्या है कि ये पेड़ और प्राणियों की इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं, उन सबको मिलाकर क्या तैयार होता है, उस सबको इकट्ठे में क्या कहेंगे, जैव विविधता। जैसे ये शब्द आएगा तो हमारे दिमाग में क्या कौन देगा, तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि वहां पर कई प्रकार के जानवर होंगे, कई प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, उसको जैव विविधता कहते हैं। मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उस पर हम बात करेंगे। तो जैव विविधता बात क्लियर हुई। अब उसी को हमें लिख देना है कि क्या होती है जैव विविधता। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों, पादप मतलब क्या हो गया, वनस्पति, है ना, जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब क्या हो गई, उसमें वैरायटीज बहुत सारी हैं, तो उनकी वैरायटी या उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी पारितंत्र को, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, किसी भी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, मतलब कि अगर हम बात करें कि ये घास है, घास को किसी ने खाया होगा और जिसने खाया उसको किसी ने खाया होगा और फिर उसको किसी ने खाया होगा,
फिर उसको कीड़ों वगैरह ने क्या कर दिया होगा, मिट्टी बना दिया होगा और ऐसे कुछ। मान लीजिए कि घास को बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खाया, शेर मर गया, है ना, इसकी मृत्यु हो गई, इसका शिकार हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी होना था शिकार हो गया, या मौका पड़ने पर शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो इसको भी खा लेते लोग। और जब आपकी डेड बॉडी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसको कीटाणु वगैरह क्या कर देंगे, इसका विघटन कर देंगे, आप मिट्टी में मिल जाएंगे फिर घास। या हम ऐसा कह सकते हैं घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चील ने खाया, टिड्डे को कबूतर ने खाया, कबूतर को चील ने खाया, या टिड्डे को खरगोश ने, या जिसने भी खाया उनको नेवले ने खाया, नेवले को चील ने खाया, चील को किसी और ने खाया। और ये सारी चीजें बैलेंस होती हैं तो इनको क्या कहते हैं, ये पूरा एक साइकिल बनता है, तो इसको हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो यदि पारितंत्र स्वस्थ नहीं होगा तो मानव अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जितनी विविधता होगी उतना पारितंत्र क्या होगा, मजबूत होगा और सुंदर होगा। अगले प्रश्न पर बात करें कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। मतलब आपको बताना है कि मानव की जो क्रियाएं हैं वो वनस्पति और प्राणियों के लिए कैसे नुकसानदायक है, ये बात आपको करनी है। तो खेती को बढ़ाने के लिए, मतलब सबसे पहली चीज तो आ गई यहां पर खेती वाली बात आ गई, इसके कारण भी होगा। दूसरा क्या जाएगा, व्यवसायिक बातें आ जाएंगी। पहली चीज आ जाएगी यहां पर खेती, मैं यहां पर आपको कर देता हूं। खेती से क्या हो गया, वनोन्मूलन हो गया। व्यवसायिक फायदे से क्या हो गया कि व्यवसायिक चीजों से क्या हुआ कि एक व्यवसायिक चीजें दो प्रकार से चलेंगी, एक तो उद्योग लगाने को लेकर, उद्योग के लिए फिर से आप वन का नाश कर देंगे, और दूसरा क्या होगा कि आप व्यवसाय करना है किसी वन का, तो आप एक ही प्रकार का पेड़ लगाएंगे, एक ही प्रकार के वन लगाएंगे, तो इससे भी क्या होगी, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। और क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं, है ना। तो यहां पर तीसरी चीज, एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, विकास परियोजनाएं। अगर इन हम सब बातों के बारे में लिख देते हैं, परियोजनाएं, इनके बारे में अगर हम लिख देते हैं तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, खेती को बढ़ाने के लिए मानव ने तेजी से जंगलों का सफाया किया क्योंकि जमीन नहीं मिलेगी, जिससे वन उन्मूलन हुआ। व्यवसायिक फायदे के लिए कई स्थानों पर संवर्धन वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, जिससे जैव विविधता को नुकसान हुआ। और बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए वनों का नाश किया। बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण भी वनों का ह्रास होता है ना, ये यहां पर आधा व आता है, ह्रास होता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात की संख्या में भारी कमी आई है। तो ये तीन बातें, खेती, व्यवसायिक और विकास परियोजनाएं, इनके कारण जंगलों का नाश हुआ या प्राणी जात और इनको नुकसान पहुंचा, किसको, प्राणी जात और आपकी वनस्पति जात को नुकसान पहुंचा। तो ये सब क्या है, इस कारण से मानव क्रियाकलाप है, खेती करना, व्यवसाय लगाना, उद्योग लगाना, बड़ी बड़ी विकास परियोजना लगाना, ये सब मानव क्रियाकलाप हैं। तो इन क्रियाकलापों से क्या हो गया, वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या में भारी कमी आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और उसके रक्षण में योगदान दिया है, विस्तार पूर्वक आपको विवेचना करनी है। कई स्थानीय समुदायों ने इस बात को मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब स्थानीय लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों में भागीदारी कर रहे हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, है ना, कहां पर, सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरवदेव डाकव सेंचुरी, है ना, किताब में सेंचुरी लिखा है, इसको सेंचुरी कहेंगे ना, भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित इसको कर दिया। लोगों ने अपनी जमीन को इकट्ठा करके 1200 एकड़ जमीन को, वहां के लोगों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए अपने नियम और कानून बनाए। बंदरों के बारे में ऐसी मान्यता है कि वे हिंदुओं के देवता हनुमान के वंशज हैं, इसलिए अधिकतर जगहों पर बंदर और लंगूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। राजस्थान के बिश्नोई गांव में चिंकारा, नीलगाय, मोर को पूरे समुदाय का संरक्षण मिलता है। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक उदाहरण ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है, जिसको आप संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं, वो भी इनके मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। यह कार्यक्रम उड़ीसा में 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के लोग
अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार से उन्हें वन संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन कहा जाता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो ये हमने यहां पर देखा कि भाई जो लोगों की भागीदारी है, समुदाय की भागीदारी है संवर्धन और रक्षण में, वो हमने राजस्थान का उदाहरण लेकर, उड़ीसा का उदाहरण लेकर यहां पर बात कंप्लीट करी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। भारत में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनसे वन और वन्य जीव संरक्षण को बल मिलता है। हमारे यहाँ प्राकृतिक पूजा की पुरानी परंपरा रही है। प्राकृतिक पूजा का मतलब क्या, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर प्रकृति पूजा में हम कई प्रकार के जानवरों की पूजा करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हम बैल की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, अलग अलग जानवरों की पूजा होती है। जैसे जब दुर्गा जी का टाइम आता है तो हम शेर की पूजा करते हैं। ऐसे ही आप देखें प्रकृति पूजा में हमारे हम पेड़ को पूजते हैं, कभी आंवले के पेड़ की पूजा होती है, कभी बरगद के पेड़ की, कभी पीपल के पेड़ की, है ना। तो अलग अलग पेड़, कभी आम के पेड़ की, तो ये पूजाएं होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति पूजा कहते हैं। तो प्रकृति पूजा क्या है, हमारी पुरानी परंपरा है। कई समुदायों में पेड़ों और पशुओं की पूजा की जाती है। भारत के कई स्थानों पर पीपल, आम और महुआ जैसे पेड़ों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा पीपल की पूजा तो लगभग रोज करते हैं लोग। बंदरों को हनुमान का वंशज मानने के कारण कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। कई जंगलों में पेड़ों के कुछ झुरमुटों को पवित्र माना जाता है और वैसे स्थानों पर कोई भी मानव गतिविधि नहीं की जाती। झुरमुट मतलब एक पेड़ के अंदर क्या हो गया कि पीपल हो गया, उसी में नीम हो गई, उसी में बरगद हो गया, एक आध पेड़ और हो गया, तो ये क्या है, पवित्र है यहाँ पर उसको। तो हमारे यहाँ पर पीपल और बरगद को काटने में भी लोग हिचकिचाते हैं, इतनी आसानी से काटते नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई ऐसी मिल जाए तो काटें, गाँव वाले तो काटते ही नहीं है। तो मानव गतिविधियां वहां पर नहीं होंगी। काले हिरण के संरक्षण में राजस्थान के बिश्नोई समाज की मुख्य भूमिका रही है। तो ये बात की हमने कि वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के ऊपर हमने बात की कि रीति रिवाज क्या है। अलग अलग जगह रीति रिवाज चलते हैं। कोई जैसे आप देखें आदिवासी समुदाय के अंदर साल के पेड़ की पूजा होना, है ना, कहीं बरगद के पेड़ की पूजा होना, कहीं पर आंवले के पेड़ की पूजा होना, गणगौर में आप देखें आम के पेड़ की नीचे भगवान को रख देना। हमारे यहाँ पर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो आम के पत्तों का लगना, कई सारे पूजा पाठ में केले के पत्तों का लगना, कई सारे पूजा पाठ में अलग अलग पेड़ की लकड़ी लगना। इस कारण से क्या है कि इस पेड़ों को संरक्षित किया गया है, बचा कर रखा गया है। शंकर जी के ऊपर बेल पत्र चढ़ाना, तो बेल पत्र का अपने आप में महत्व हो जाना, समी पत्र जो एक पेड़ होता है उसका अपने आप में महत्व हो जाना। तो ये सब रीति रिवाज है। इसके कारण से क्या है, इन जंगलों का संरक्षण हो पा रहा है। वनों का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण रीति रिवाज के कारण भी संभव है। जैसे गाय का उदाहरण लें तो गाय को भारत में पवित्र जानवर माना जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, खास तौर से हिंदू समुदाय के लोग। तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, जब इसको हम रीति रिवाजों में जोड़ते हैं तो संवर्धन अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हुई हमारी कि हमने ये वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करी। हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो सॉल्यूशन थे हमने सबके बारे में चर्चा की, मतलब जो प्रश्न है हमने सबके बारे में चर्चा की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आपको यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा और कोर्सेज में से आपको कोई सा भी एक कोर्स यहाँ से चुनना है। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है आप यहां से चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आपने कोर्स चुना कि हिंदी मीडियम, फिर आपको क्लास चुननी है तो आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10वीं को चुन लिया। जैसे 10वीं चुनेंगे तो सारे टीचर्स आपके सामने होंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी हम जो भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल के लेक्चर देखने हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, समकालीन भारत 2। इतिहास के देखने तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इकोनॉमी के देखने तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राजनीति शास्त्र के देखने हैं मतलब कि राजनीति विज्ञान के देखने तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चूंकि हम भूगोल देख रहे हैं तो हम भूगोल की बात करेंगे। आपको भूगोल के अगर सब लेक्चर देखना तो आप यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा कि भूगोल के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखना है आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका पूरा डिटेल ओपन होगा। जो वीडियो देखना है उसके आगे वॉच नाउ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो प्ले हो जाएगी। और इस तरीके से कुछ वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करना है। इससे आपकी समय की बचत होगी, आप बहुत आसानी से बहुत लंबी देरी तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आते हैं उनको आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर कमेंट कर आप हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। धन्यवाद।